हेलो, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होगे। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फंक्शन। और फंक्शन करते करते हम कुछ नए नए वर्ड भी करेंगे साथ में, ताकि फंक्शन को अच्छे से डिटेल से कर सकें। कुछ बच्चों का क्या होता है कि वो सीधा हमें क्वेश्चन करवा दी जाए, उनका ये होता है कि सीधा हमें क्वेश्चन करवा दी जाए, वो थ्योरी के चक्रों में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है ये शायद ना हमने एक मूवी देखी थी मैंने, तो उसमें काफ़ी पुरानी है, अब नाम नहीं याद, लेकिन उसमें जो हीरोइन होती है पता नहीं चाइनीज़ होती है, ऐसा कुछ था, बॉलीवुड की मूवी थी। वो ना आ रही होती है दूर से और हीरो को पता है इसकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन वो उसे बहुत अच्छी लग रही होती है। तो मन में उसके एक ही बात आती है कि बस बोलना मत, बस बोलना मत, क्योंकि उसे लैंग्वेज समझ नहीं आएगी ना उसकी कि वो क्या बोल रही है, तो उसको अजीब सी लग रही थी। तो ऐसे ही होता है, अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो सारी फीलिंग का क्या कहते हैं सत्यानाश हो जाता है। सो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से सीखना चाहते हो। तो बने रहना लैंग्वेज सीखने के लिए, नए नए टर्म आएंगी उनको समझने के लिए, ठीक है, साथ में थोड़ी बहुत बातें इधर उधर की भी करेंगे। सो फंक्शन स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे फंक्शन की, ये फंक्शन है क्या। चलो करते हैं स्टार्ट फंक्शन। जो ये आपका फंक्शन था, प्यारा सा है ये फंक्शन, ठीक है ना। जो फंक्शन है ये हमारा इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस बाय गोटफ्रीड लेबनीज। गोटफ्रीड लेबनीज ने बेटा इसे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि इसने इसको इंट्रोड्यूस किया। 50 ईयर आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक ज्योमेट्री एक बुक है, ये बुक जब पब्लिश हुई उसके 50 ईयर बाद, ठीक है ना, जो फंक्शन वर्ड है वो लेबनीज ने इंट्रोड्यूस किया 50 साल बाद। सर ये एनालिटिक ज्योमेट्री है क्या? जिन बच्चों ने हमारा रिलेशन का इंट्रोडक्शन देखा हुआ है, तो वहाँ पर हम बात कर रहे थे कि एक आदमी थे रेने डिकार्ट, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अलजेब्रा था ना, इन्होंने जो अलजेब्रा था और जो ज्योमेट्री थी, अब ज्योमेट्री आपको पता है क्या है, जिसमें शेप्स आती हैं, सर्कल आता है, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है। और जो ये अलजेब्रा है इसमें क्या होता है प्लस माइनस, या यूँ कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कुछ इक्वल टू 1। इसमें क्या आता था, जैसे सर्कल आ गया। पहले रेने डिकार्ट से पहले इन दोनों चीज़ों को अलग अलग देखा जाता था। तो रेने डिकार्ट ने क्या बताया कि इन दोनों के बीच में एक बेटा इन्होंने ब्रिज बना दिया, पुल बना दिया, कि आप इधर की चीज़ें इसकी हेल्प से स्टडी कर सकते हो, इधर वाली इसकी हेल्प से। देखो सर्कल है ना ये, तो पहले सर्कल था, अब सर्कल कहते ही माइंड में ये आता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस जो भी है, सेंटर वो चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये किसने दिया? रेने डिकार्ट ने। ये जो भी मटेरियल था वो एक बुक में डाला गया, वो बुक का नाम रखा बेटा एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक सॉरी ये हो जाता है, एनालिटिक ज्योमेट्री, उस बुक का नाम रखा गया एनालिटिक ज्योमेट्री, ठीक है ना। सो इस बुक के 50 साल बाद जो लेबनीज थे उसने फंक्शन इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस भी कैसे किया उसने फंक्शन? उसने ये कहा लेबनीज ने कि एक कर्व होता है, जो हमारा कोई भी कर्व होता है, इसका स्लोप निकालेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट पर, मान लो x, y कोई पॉइंट है। इसने कहा था जो इसका स्लोप है, मान लो एग्जांपल के लिए बेटा वो क्या आ गया आपका
3x² + 5, ऐसा कुछ स्लोप आ गया किसी फंक्शन का। अब सर ये किसका आया होगा, तो बेटा यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी आपकी, x³ + 5x। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही आएगा ना, ठीक है, ठीक है। उसने कहा था जो इस कर्व का स्लोप है ना, स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू, या कह सकते हैं स्लोप ऑफ कर्व इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब किसी कर्व का जो स्लोप है वो क्या है, x का फंक्शन है। ये तब इन्होंने बात कही, ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं फंक्शन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इतना फेमस नहीं हुआ था ये फंक्शन आपका। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारे लेबनीज थे इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा, ठीक है ना। जो लेबनीज थे इनके बारे में देखते हैं छोटी मोटी बातें। ओके, अब मान लो बेटा एक घर में बैठकर जो हमारे लेबनीज साहब हैं वो ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब किसके देख रहे हैं, ऐसे देखते हैं ख्वाब, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा करते करते किसके ख्वाब देख रहे थे, डेरिवेटिव के, इंटीग्रेशन के। ये इसके ख्वाब देख रहे थे, मतलब इसके बारे में सोच रहे थे, ठीक है। और दूसरी साइड जो हमारे फेमस साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, एक घर में बेटा वो बैठकर किसके सपने ले रहे थे बेटा, आइजैक न्यूटन, वो भी इसके बारे में सोच रहे थे, ठीक है ना, dy/dx और इंटीग्रेशन के। ये दोनों आशिक एक ही महबूबा के सपने देख रहे थे, बरतेक अलग अलग रहे थे। ना इसको पता था कि ये भी उसके बारे में सोच रहा है, ना इसको पता था कि ये भी इसके बारे में सोच रहा है। दोनों ने अलग अलग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की इन्वेंशन की, दोनों ने अलग अलग। इसके ऊपर काफ़ी विवाद भी हुए। ये कह रहा था ये मेरी है, ये कह रहा था ये मेरी है, ठीक है ना। अब मिलेगी किसको, जो तगड़ा होगा, जिसके पास पैसा होगा। शुरू से होता यही आया ना, तो जी ये इसको मिलेगी, पूरे तौर तरीके से नहीं मिली, ठीक है ना। हाँ, लोग क्योंकि ये फेमस थे ना, नाम में दम था जी, नाम में दम, तो ये इसके खाते में आ चुकी। हालांकि इनका भी जिक्र होता है इनके साथ, ठीक है ना। दोनों ने अलग अलग किए हैं। कुछ बुक वाले ये कहते हैं, कुछ कहते हैं इसने इसकी चुराई। अब ये आदमी कैसे चुरा सकते हैं, चलो ठीक, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है बेटा, ये भी लेबनीज ने दिए, तो बहुत अच्छे। अब फंक्शन गुमनाम सा था, तो ये फेमस कैसे हुआ, ठीक है ना, फेमस कैसे हुआ। अब ना टाइम के साथ साथ एक एनालिसिस मैथ है हमारा, जैसे रियल एनालिसिस, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऐसे एनालिसिस एक मैथ है। इसकी डिमांड बेटा धीरे धीरे बढ़ने लगी, इसकी डिमांड्स धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब कहोगे सर ये है क्या चीज़, बेटा ये चीज़ थी आपकी, इसके अंदर आता था आपका डिफरेंशिएशन dy/dx, इसके अंदर इंटीग्रेशन आता था, और इसके अंदर आपका इनफाइनाइट सीरीज आती है, सीक्वेंसेस आती है, लिमिट आती है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जब फंक्शन डिस्कवरी हुई उसके बाद ही इसमें डालेंगे ना, ठीक है ना। तो इस मैथ की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी। आज जब इसकी डिमांड बढ़ रही है इसकी, तो कोशिश करेंगे ना कि जो हमारे पास ज्योमेट्री थी, ये ज्योमेट्री ये भी किसकी टर्म में लिखी जाए, इसकी टर्म में, ठीक है ना। सो अब इसके बाद करेंगे क्या, हमने क्या किया, जो हमारे पास ज्योमेट्री थी बेटा, ठीक है ना, ज्योमेट्री थी, इसका रिफॉर्मुलेशन किया, रिफॉर्मुलेशन ऑफ ज्योमेट्री in the term of analysis,
एनालिसिस के टर्म में हम ज्योमेट्री को पढ़ना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आगे आप करोगे कि जो सर्कल है, सर्कल का इंटीग्रेशन करके एरिया निकाल सकते हैं। जो सर्कल का एरिया ना, उसको इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। सर्कल का स्लोप निकालना है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें थी। तो देखो, एक तो डिमांड बढ़ने लगी जी एनालिसिस की, तो ज्योमेट्री को एनालिसिस की टर्म लिखना था। जो आपकी ज्योमेट्री है इसको किसकी टर्म लिखना था? एनालिसिस की टर्म में। दूसरा बेटा, दूसरा जो हमारे ना कैंटर साहब थे, एक कैंटर साहब ने ना सेट थ्योरी दे दी आपको। एक मिनट, कैंटर ने सेट थ्योरी दे दी बाय कैंटर। सोने पे सुहागा हो गया। सेट थ्योरी में आपने सेट पढ़े हुए हैं कि सेट के कौन कौन से टाइप होते हैं, सेट होता क्या है, तो वो कैंटर ने दिया। अब जब ये काम हुआ तब किसी एक चीज़ की ना कमी महसूस हो रही थी। इस बुक से यहाँ तक पहुँचना था तो किसी एक फरिश्ते की कमी महसूस हो रही थी। फरिश्ता कह सकते हो, मतलब ये एक दरिया है, आग का दरिया है और तैर के जाना है, तो उसके लिए आपको कोई एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन। तो बेटा वो फंक्शन निकल कर आया, वो आपका फंक्शन निकल कर आया। मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचना था तो फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा। तब बेटा जाकर किसकी डिस्कवरी हुई? फंक्शन की। सभी अच्छे अच्छे साइंटिस्टों ने मिलजुल कर इस फंक्शन को पाला पोसा। पालने पोसने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होती हैं ना, धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन भी धीरे धीरे इवॉल्व हुई, ठीक है, धीरे धीरे बड़ी टाइम के साथ साथ। तो जब ये बढ़ चुकी है, डेफिनेशन बड़ी हो चुकी है, तो बेटा इस बुक को इसमें कन्वर्ट किया गया। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात थी। अब जब हमने फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत कर लिया है तो एक बात आती है, सर फंक्शन हम ऐसे पढ़ते हैं ना, आपको शायद याद हो y = fx, फंक्शन को याद हो। ये दिया था बेटा बाय आइलर का नाम है, ठीक है ना। सो ये बाय आइलर ने दिया था बेटा, ये फैमिलियर नोटेशन फंक्शन का। इसने लेबनीज ने नहीं दिया था। वही बात है ना, धीरे धीरे पाला पोसा गया, ठीक है ना, तब जाकर वो कॉन्सेप्ट बड़ा होता है, टाइम लगता है बेटा। ओके, चलो अब इसके बाद करते हैं कि ये फंक्शन है क्या। मतलब कहानी तो सुन ली सब फंक्शन की, अब इसकी कोई डेफिनेशन, कोई इसके बारे में और बातें। सो रिलेशन हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, रिलेशन के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो अब फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो एक साइड बेटा मैं यहाँ पर रिलेशन लिख लेता हूँ और एक साइड बेटा यहाँ पर मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करते चलेंगे। रिलेशन में क्या होता है, लेट सेट A एंड B, यहां पर दो सेट मानते हैं, ठीक है। सो अब 12th की बात करें, 12th में सेट A एंड B नॉन एम्प्टी होते हैं, अदरवाइज एम्प्टी भी हो सकते हैं, एम्प्टी भी हो सकते हैं। आर डी शर्मा में दोनों बातें की गई है कि उसने ये एम्प्टी भी लिया, उसने कहा सिर्फ दो सेट माने हुए हैं, एम्प्टी नॉन एम्प्टी, आप चाहे जो मर्जी लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर बात करें फंक्शन में, यहां पर क्या होता है, लेट सेट A एंड B be टू नॉन एम्प्टी सेट। बेटा यहां पर ये नॉन एम्प्टी सेट होते हैं फंक्शन के केस में, छोटी छोटी बातें हैं। अब कहोगे सर इसका
यूज कहाँ है, फायदा क्या होगा बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन बनाते हैं, साथ में नोट कर लेना। ओके, लेट f be a function from set A to set B, then which of the following is पॉसिबल। तो नीचे में से पॉसिबल क्या हो सकता है, तो ऑप्शन ए आता है बेटा आपका a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू एम्प्टी, और बी ऑप्शन है a इक्वल टू एम्प्टी, और बी में बेटा a b c डाल लो, और सी ऑप्शन आप लिख सकते हो a इक्वल टू 1 2 और B के अंदर बेटा 5 आ गया, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन है, F क्या है बेटा, एक फंक्शन है, रिलेशन तो है नहीं। तो कह रहा है अगर F फंक्शन है सेट A से सेट B, तो नीचे में से कौन सी पॉसिबल है, कौन सा आंसर पॉसिबल है। तो ध्यान से देखो, रिलेशन है तो सेट आपके एम्प्टी भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्टी भी हो सकते हैं। तो याद रखना, ये क्वेश्चन वैसे भी जेईई मेंस में जाकर बनेगा, लेकिन 12th के लिए भी मान लो कि आर.डी. शर्मा यही कहते हैं कि रिलेशन में सेट बेटा एम्प्टी भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्टी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन केस में बेटा नॉन एम्प्टी ही रहेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है, इसमें तो एम्प्टी आ रहा है, नहीं। क्या ये पॉसिबल है, इसमें ए एम्प्टी आ रहा है। क्या सी पॉसिबल है, हाँ सी पॉसिबल है। ए भी पॉसिबल नहीं है, सी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों नॉन एम्प्टी दिए हुए हैं। बात आ रही समझ में। अगर सेम क्वेश्चन में आर बेटा फंक्शन की जगह क्या लिख देता, रिलेशन, अगर यहाँ रिलेशन लिखता तो आपका डी ऑप्शन आ जाता। रिलेशन में एम्प्टी हो नॉन एम्प्टी हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहां पर काम बन जाता है। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन एक डिजाइन हो सकता है, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, अब करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, ठीक है ना, a relation is a subset of A क्रॉस B। एक रिलेशन है बेटा A क्रॉस B का सबसेट होती है। अब इसका सबसेट होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन है R वो एम्प्टी भी हो सकती है, पढ़कर आए हैं ना, एम्प्टी रिलेशन एम्प्टी भी हो सकती है, चाहे A एंड B एम्प्टी हो या फिर नॉन एम्प्टी। बट दोनों केसों में रिलेशन एम्प्टी हो सकती है। एम्प्टी सबसेट तो बनेगा ही बनेगा ना, तो ये रिलेशन एम्प्टी हो सकती है, हम ऑलरेडी करके आए हैं। लेकिन यहां पर देखो जो फंक्शन है, ओके यहां पर देखते हैं ओके यहां पर लिखते हैं अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का जो सबसेट लेना है बेटा वो नॉन एम्प्टी लेना है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज सेड टू बी फंक्शन। इसको फंक्शन कहेंगे नॉन एम्प्टी सबसेट को। साथ में बेटा कुछ कंडीशन भी है, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है यहां पर। इफ एंड ओनली इफ, पहला बेटा पॉइंट, जो डोमेन है आपकी वो A के इक्वल हो। याद है रिलेशन पढ़कर आए थे या नहीं किया? अगर रिलेशन पढ़कर आए थे तो आपको याद आ गया होगा कि डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सेकंड बेटा, सेकंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर
हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। इसका पोस्टमार्टम करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, कहीं वीडियो छोड़कर चले जाओ कि सर का समझ नहीं आ रहा। अभी करते हैं पोस्टमार्टम, पहले लिख तो लो, ठीक है। सो यहां पर छोटी सी बात देखते हैं कि जो एक फंक्शन है ना, फंक्शन बेटा ए क्रॉस बी का सबसेट है, रिलेशन भी क्या थी, ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये बात सेम है। बट ये कैसा सबसेट है, नॉन एम्प्टी, और ये कैसा सबसेट है, एम्प्टी। तो इस छोटी सी बात पर कि वो आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये आपका एम्प्टी सबसेट है, तो बेटा इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बन सकता है। अगली बातें तो अभी करते हैं बाद में, एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन लिख लो। इफ f is a function from a to b, then minimum number of elements in f is, तो f में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? अगर f है तो सबसेट ही ना, सबसेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट आते हैं। सो कितने आएंगे? ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है आपका 3, ऑप्शन डी है आपका 4। देखो नॉन एम्प्टी आएगा तो नॉन एम्प्टी में कम से कम एक एलिमेंट आ सकता है, अगर नॉन एम्प्टी हो तो कम से कम एक आ सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन अगर रिलेशन हो बेटा, इसमें एक ऑप्शन ना 0 बना लो। अगर आपकी कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी, उसमें कम से कम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, मिनिमम, उस केस में बेटा आपके 0 बनेंगे, क्योंकि रिलेशन एम्प्टी हो सकती है और सेट आपका नॉन एम्प्टी। अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो कम से कम आपका उसमें एक एलिमेंट तो जाएगा ना, कम से कम, ज़्यादा जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से बात क्लियर हुई कि छोटी सी बात पर कैसे क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सो बहुत बढ़िया। अब ना इस चीज को समझते हैं कि जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए और नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, हम रिलेशन को और फंक्शन को बेटा सेम साथ साथ लेकर चलेंगे, इनको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। कि डिफरेंस क्या है ये देखेंगे। अब आपने 2 पॉइंट नोट कर लिए तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, नहीं किए तो बेटा नोट कर लो, तो ठीक है। हमने किया कि जो सेट ए और सेट बी है, ठीक है, रिलेशन में वो चाहे एम्प्टी हो चाहे नॉन एम्प्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फंक्शन में वो कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। और जो फंक्शन है वो एक तरह से रिलेशन ही है। अभी देखते हैं, मान लो हमने सेट बेटा ए ले लिया, सेट ए क्या लिया 1 2 3, और सेट बी क्या लिया आपका 5 6। एक रिलेशन लिख दी मैंने, रिलेशन में आपने 1 की 5 के साथ पेयर करा दी और 1 की 6 के साथ पेयर करा दी और आपकी 2 की 6 के साथ पेयर करा दी। क्या ये रिलेशन जो है, क्या ये फंक्शन बन सकती है? एक बात नोट कर लो, जो रिलेशन है ना, जो रिलेशन है उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाने के बाद वो फंक्शन बन जाती है। वो कंडीशन यहाँ पर बैठे मैंने 2 लिखी हुई थी। पहली कंडीशन कि डोमेन उस रिलेशन का किसके इक्वल आ जाए, सेट ए के इक्वल, जहां से जहां जा रही है। दूसरी कंडीशन कि जो कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। 2 कंडीशन थी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो रिलेशन क्या बन जाती है, फंक्शन। यानी कि यूं कह सकते हैं कि जो रिलेशन है आपकी वो, सॉरी, जो फंक्शन है आपका वो एक स्पेशल टाइप की रिलेशन है। जो फंक्शन है वो आपकी रिलेशन ही है, कुछ कंडीशंस लगी होती हैं। तो ये क्या ये फंक्शन है या रिलेशन है आपकी? रिलेशन तो है, कॉमन सी बात है, रिलेशन है। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन के लिए 2 कंडीशन माइंड में फिट कर लो, ऐसा केस हो। पहली कंडीशन क्या है आपकी कि जो डोमेन है आपका वो सेट ए के इक्वल हो, और दूसरा क्या थी, नो टू ऑर्डर्ड पेयर
have first element same। या हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। क्या ये फंक्शन बन पाया? नहीं बनेगा। क्यों? एक तो बेटा इसका डोमेन चेक करो, इसका डोमेन क्या आएगा? डोमेन क्या आएगा इसका? डोमेन में बेटा पहले एलिमेंट पिक करने होते हैं, अगर आपको याद हो, रिलेशन पढ़ कर आए हो तो। फर्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे तो डोमेन में आता है 1,2। लेकिन सेट ए क्या है? क्या सेट ए के इक्वल है 1 2 3? नहीं है ना, तो नॉट फंक्शन। अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दूसरी चेक भी नहीं करनी, तो हम कह सकते हैं नॉट फंक्शन। दूसरी चेक भी कर सकते हो, दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन ऐसा काम कभी नहीं करता कि दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए, ठीक है। सो ये फंक्शन नहीं है। एक एग्जांपल और लिखते हैं, 1 5 और 2 5 3 5। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? देखो सबसे पहले डोमेन चेक करो, डोमेन क्या आ रहा है आपका 1 2 3। क्या ये सेट ए के इक्वल है? हाँ जी, पहली बात सेटिस्फाई हो चुकी है। दूसरी बात देखनी होती है बेटा, क्या फर्स्ट एलिमेंट कहीं सेम आ रहा है? नहीं आ रहा ना, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं आ रहा, तो फंक्शन है। यही तो लिखी हुई थी। सर सेकंड आ रहा है, सेकंड सेम आ जाए कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट सेम नहीं होना चाहिए। तो लिख सकते हो नोट बनाकर कि फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट चाहे सेम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ठीक है, इतना आ गया। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। सो 1,5 2,6 2, ओके 3,5 एंड 2,5। क्या बेटा ये आपका फंक्शन बना? रिलेशन तो है, क्या ये फंक्शन बना? फंक्शन बनने के लिए डोमेन चेक करो, क्या इसकी डोमेन क्या आ रही है? फटाफट चेक करो। डोमेन में बेटा इसका 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। डोमेन तो बेटा सेट ए के इक्वल है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकंड, क्या दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम दिख रहा है? इसका और इसका दिख रहा है, देखो ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा हो जाए तो वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन में बेटा एक आदमी दो के साथ सेटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन लिख सकते हो, ठीक है। यहां से तो आई थिंक यहां पर ये क्लियर हो चुका होगा कि डेफिनेशन क्या थी इसकी। अगर बेटा हमें ऐसा दिया जाए तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। ये दो कंडीशन याद रखना। अब क्या है, अब सेकंड वे देखते हैं कि समझते कैसे हैं। बेटा सारे तरीके हमें पता होने चाहिए, सारे A to Z। सेकंड डेफिनेशन क्या है? अगर बेटा आपको सेट A ऐसे दे दिया जाए और सेट A और सेट B, ये क्या है आपका सेट A और ये सेट आपका B। यहां से भी देखना आना चाहिए, वेन डायग्राम से भी। बेटा मान लो यहां पर आपके पास सिम कार्ड है, मान लो 1 2 3 नाम रख दिए सिम कार्ड के। ये आपके फोन है और बेटा ये काम हो रहा है एट पर्टिकुलर टाइम, किसी एक फिक्स टाइम पर काम हो रहा है। यहां पर फोन है आपके A B C।
ये आपके फोन हो चुके हैं। तो फंक्शन का रूल और रेगुलेशन क्या है कि सबसे पहले मान लो मैंने ये दे दिया आपको, ये वाला दे दिया, क्या ये फंक्शन है? यहां पर एक डी भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, या यूं कहें कि ऐसे रहने दो। क्या ये फंक्शन है? यहां से कैसे देखोगे? सबसे पहले बेटा इसका ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म इसको लिख लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बेटा ये क्या बनेगा? इसका नामकरण क्या कर दिया हमने? ये फंक्शन कैसा है, इसको f कह दिया, या यूं कहें कि इसको हमने r1 कह दिया। पता नहीं है ना फंक्शन है या नहीं है। तो जो r1 आया वो क्या आया? 1 किसके साथ बेटा बना रहा है? एक साथ। 2 किसके साथ बना रहा है? c के साथ। और 3 किसके साथ आ रहा है जी? 3 आपका b के साथ आ रहा है। बहुत ही अच्छे। तो यहां से देखो ये डोमेन के इक्वल आना चाहिए था ना। इसका डोमेन क्या रहा है? 1 2 3। तो डोमेन किसके इक्वल आ गया आपका? डोमेन इक्वल टू a। क्या कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये फंक्शन है। तो लिख सकते हो ये क्या है आपका? फंक्शन। एक और बनाते हैं, देखो फंक्शन में क्या होता है कि देखो यहां से एक जो सिम है आपकी, एक सिम वो एक फोन में जाएगी, ठीक है ना। एक सिम दो फोन में नहीं जा सकती, ठीक है ना। ऐसा काम कभी भी नहीं होगा कि एक सिम दो फोन में चली जाए, तो वो फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर देखते हैं ये 1 2 3, यहां पर a b c, ये यहां चला गया, ये भी यहां चलेगी और ये यहां चला गया। क्या ये फंक्शन है? मान लो बेटा ये आपके सिम कार्ड है और ये आपके फोन है। क्या ये फंक्शन है आपका? वही बात फंक्शन में क्या देखो, सेट बना लो बेटा। 1 किसके साथ जा रहा है? एक साथ। और 2 किसके साथ जा रहा है? एक साथ। और 3 किसके साथ जा रहा है आपका? b के साथ। बहुत ही अच्छे। क्या इसका डोमेन क्या रहा है? इसका डोमेन सेट a के इक्वल आ रहा है 1 2 3 1 2 3 आ रहा है। सो डोमेन सेट a के इक्वल है। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। देखो इसका 1 इसका 2 इसका 3 डिफरेंट है, तो ये फंक्शन बन जाएगा। ये फंक्शन है ये वाला। सो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। कहाँ करें ठीक है, ओके। यहां देख लेते हैं, यहां पर एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। ये सेट A है, ये सेट B है। ये मान लो आपका 3 है, ये आपका कुछ 4 है, ये आपका 6 है। सो यहां आप लिख सकते हो कैपिटल A, कैपिटल B, कुछ भी हो सकता है कैपिटल C। तो ये यहां चला गया, ये यहां चला गया और ये आपका यहां चला गया, ठीक है, ठीक है जी। ये आपका यहां चला गया। बात समझो, क्या ये फंक्शन बन पाएगा? तो बेटा इसको सेट की फॉर्म में लिखो पहले। 3 किसके साथ जा रहा है? एक साथ। 3 किसके साथ जा रहा है? B के साथ। 4 किसके साथ जा रहा है? C के साथ। और 6 किसके साथ जा रहा है? C के साथ। देखो क्या ये फंक्शन बन पाया? क्यों नहीं बन पाया फंक्शन? ये R3 मान लो बेटा, ये वाला। तो क्या R3 आपका फंक्शन बन पाया? क्यों नहीं बन पाया? एक इसका डोमेन चेक करो, क्या डोमेन R के इक्वल है? सॉरी, A के इक्वल है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन बेटा फंक्शन बनने के लिए दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर एक भी गड़बड़ कर रही है तो हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो यहां से देखो डोमेन इक्वल टू A है, ठीक है सर, लेकिन सेकंड कंडीशन ये वाली पेयर और ये वाली पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपका सेम आ रहा है, ठीक है ना। सो ये फंक्शन आपका नहीं है, नॉट फंक्शन, ठीक। एक और करते हैं, कहाँ करें, यहां बना लेते हैं। आई थिंक ये दिख रहा होगा, ये वाला और एक ये वाला। यहां पर बेटा हमने 3 एलिमेंट लिए,
यहाँ पर भी कोई 3 एलिमेंट लिए, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, इतना छोड़ दिया। क्या ये फंक्शन बन पाया? ध्यान से देखो, इसका नाम रख दिया हमने 6 यहाँ पर 6 7 8 और यहाँ पर रख दिया हमने कोई भी x y z 3 नाम। तो यहाँ से 6 किसके साथ जा रहा है बेटा? x के साथ। 7 किसके साथ जा रहा है? y के साथ। बस काम खत्म। क्या ये फंक्शन बन पाया? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? सर ना इसकी जो डोमेन आ रही है ना, डोमेन नॉट इक्वल टू a, अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं, सर इसकी जो डोमेन है ना वो a के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं। अब बात आती है कि सर वेन डायग्राम दिया हुआ है हमें 4 केस में, तो ऐसा तरीका देखो ना कि ये लिखने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा तरीका बताओ कि दिखने की जरूरत ही ना पड़े, सीधा ग्राफ से पता चल जाए, वेन डायग्राम से पता चल जाए कि फंक्शन आपका कैसा है। तो ठीक है, याद रखना, एक तो बेटा ये बात है कि फंक्शन ना स्टाइल नहीं मारता, फंक्शन ना स्टाइल नहीं मारता। कैसा स्टाइल बेटा? ऐसा, ऐसा फंक्शन ऐसा स्टाइल नहीं मारता, ठीक है ना। ऐसा चल सकता है, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर ये ऐसा स्टाइल मार रहा है तो गड़बड़ आई, क्योंकि 1 2 के साथ दोस्ती कर रहा है, 1 2 के साथ दोस्ती कर रहा है। ये देखो, ये जब भी आपको दिखे ऐसा तो वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख रहा था ऐसा, ये फंक्शन का रूल नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। और क्या है बेटा? दूसरा रूल ये है कि सभी के सभी किसी न किसी के साथ अटैच होने चाहिए। देखो इसमें तीनों थे, 2 बातें देखनी है, एक तो ये स्टाइल नहीं होना चाहिए, एक यहाँ पर कोई सिंगल आदमी नहीं होना चाहिए, सभी शादीशुदा होने चाहिए, ठीक है। सिंगल आदमी नॉट अलाउड, मतलब सभी की इधर इमेज मिलनी चाहिए, सभी की इमेज मिलनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है ना, इसकी नहीं मिल रही तो फंक्शन नहीं है। सो मेन 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक तो फंक्शन ऐसा स्टाइल नहीं मारता, ऐसा, अगर कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है ना आपको ऐसा, तो वो फंक्शन नहीं है। दूसरा, अगर कोई खाली बच गया इनमें से तो भी फंक्शन नहीं है। तो अगर आप ग्राफ वेन डायग्राम से देखते हो तो बेटा आप ऐसे देख सकते हो, ये सेकंड तरीका है, ठीक है। चलो जी, थर्ड डेफिनेशन है अब हमारी। थर्ड डेफिनेशन क्या है? सारी लैंग्वेज सीखेंगे बहुत ही प्यार से। थर्ड डेफिनेशन क्या है? सो लिख सकते हैं अ रिलेशन, एक रिलेशन ही तो है, अ रिलेशन फ्रॉम non-empty set A to non-empty set B is set to be function if and only if। ध्यान से देखो बेटा, कब कहेंगे? एक रिलेशन ही है फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, ठीक, उसको फंक्शन कब कहेंगे? ठीक, फंक्शन तब कहेंगे, पहली कंडीशन बेटा, पहली फर्स्ट कंडीशन, हमने जब यहां पर ये बनाया था ना बेटा, ये वाला, यहां पर ये वाला, हमने क्या कहा था? इधर जितने भी एलिमेंट हैं, इधर जितने भी एलिमेंट हैं वो सिंगल नहीं होने चाहिए, मतलब उनकी कोई ना कोई इमेज जरूर मिलनी चाहिए, कोई ना कोई इमेज जरूर मिलनी चाहिए, बचे नहीं होने चाहिए। तो हर किसी की इमेज मिलनी चाहिए ना, इसी बात को बेटा लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। सो लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए must have an image in set B। वही बात लिखी हुई है जो पीछे। हर बात को कहने का तरीका बदल जाता है। एग्जाम में वो करता क्या है एग्जामिनर?
वही क्वेश्चन जो आपने क्लासेस में किए हुए हैं, अगर हम 12th की बात करें और जेईई मेंस एडवांस की बात करें तो वही पुराने क्वेश्चन होते हैं, उनमें थोड़ी सी लैंग्वेज का तड़का लगा देता है। जैसे सिंगर होते हैं, सॉन्ग ऑलरेडी वही बातें हैं लेकिन घुमा फिरा कर नए तरीके से पेश कर देते हैं। वही मूवी की स्टोरीज हैं बॉलीवुड में, लेकिन घुमा फिरा कर थोड़ा सा मसाला लगाकर नए तरीके से पेश कर देते हैं। हमें पहचानना चाहिए कि काम वही लिखा हुआ है, बस कहने का तरीका अलग है। और जब कहने का तरीका नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? सो मैथ की लैंग्वेज जरूरी है ताकि पता चले कि मीनिंग सेम निकल रहा है। ठीक है। सो ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए मस्ट हैव एन इमेज इन सेट बी। ठीक है, ये बात लिखिए, सभी की होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन कौन सी थी बेटा? ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए must have a unique image in set B। अब ये यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब, अब ध्यान से देखो, इमेज तो बेटा मान लो यहां पर 1 है, ये A है, ये B है, ये C है, ये 2 है, ये 3 है। देखो ध्यान से, इमेज तो इसकी भी है ना, 1 की इमेज है बट 1 की दो इमेज है। 1 की इमेज A भी आ रही है, 1 की इमेज B भी आ रही है। तो मैंने कहा था ना फंक्शन स्टाइल नहीं मारता कभी, तो ऐसे वाले स्टाइल फंक्शन कभी नहीं मारता। इस पोच में कभी भी पिक नहीं करवाता, तो फंक्शन में ये स्टाइल अलाउड नहीं है। तो अब है क्या फिर? इसको इस लैंग्वेज में लिख दिया, ऑल द एलिमेंट इन सेट A must have a unique image in set B। मतलब ये वाला स्टाइल नहीं, एक की दो इमेज नहीं हो सकती, ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। तो ये फंक्शन का रूल है, दोनों रूल को बेटा यहां लिख दिया। अच्छा, एक बात और हो सकती है, याद रखना, यहां पर लिख लेते हैं एक बात और। मान लो बेटा यहां पर 1 2 3 है, ये A B C है, ऐसा काम हो सकता है? ऐसा हो सकता है। ये वाला काम अलाउड नहीं था, लेकिन ये वाला अलाउड है, ये वाला नमस्ते वाला। अरे फंक्शन नमस्ते कर लेता है ऐसे करके, ठीक है, समझ में आ रहा है? नमस्ते बुला लेता है, स्टाइल नहीं मारता। तो मतलब इन दोनों की सेम इमेज हो सकती है। 1 की इमेज क्या है? A। 2 की इमेज क्या है? A। लेकिन इधर वाले की दो इमेज नहीं हो सकती। पहले पढ़कर नहीं आए थे, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको यहां से 1A के साथ है, 2A के साथ है और 3B के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड एलिमेंट तो सेम हो सकते हैं ना, फर्स्ट नहीं होने चाहिए ना, फर्स्ट डिफरेंट है। सेकंड चाहे सेम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या गड़बड़ हो रही थी बेटा? यहां पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां पर 1 किसके साथ जा रहा था? A के साथ, और 1 किसके साथ जा रहा था? B के साथ, 2B के साथ और 3C के साथ। यहां पर ये दिक्कत आई, 1 दो जगह आ गया। बात समझ में आ रही है? 1 ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं करता, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे, ओके ठीक है। नमस्ते बुला लेता है, फंक्शन नमस्ते बुला लेता है, ऐसे करके स्टाइल नहीं मारता, ये याद रखना, छोटी सी बात है। ठीक है, ये दोनों बात लिख दी। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद बात करते हैं बेटा फंक्शन को ना। R D शर्मा की बुक में R D शर्मा सर ने कहा है कि फंक्शन एक मशीन है, फंक्शन एक मशीन है। तो फंक्शन को मशीन की तरह देखते हैं। फंक्शन हैज अ, सॉरी स्टाइल में बना दें, चलो जी। फंक्शन एक मशीन की तरह। अब सर ये कैसा काम है? तो सबसे पहले फंक्शन जो होता है हमारा, अभी तक इसकी नोटेशन नहीं करी ना, तो फंक्शन A से B जाता है, हमें ये तो पता ही है।
रिलेशन की फॉर्म में। फंक्शन आपका एफ ए से बी जाता है, नोटेशन जरूरी है। अच्छा, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है फंक्शन, ठीक है। यहाँ फंक्शन ए से बी, ये ए से बी क्या जा रहा है, फंक्शन एफ जा रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन था। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अगर फंक्शन है तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका डोमेन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोडोमेन। इतनी बात याद रहेगी, ओके। अब जब फंक्शन कह रहा है कि एक मशीन है, जैसे हम भी एक मशीन है, मशीन के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट तो डालते हैं ना, वो कॉमन सी बात है, कुछ ना कुछ इनपुट डालेंगे। तो एक मशीन बनाते हैं अच्छी खासी, कहाँ बनाए, यहाँ बना देते हैं। ये एक मशीन बना दी हमने, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ से कुछ डाल दिया, ये बन गई मशीन। यहाँ से हम कहते हैं कुछ आउटपुट निकलेगा, यहाँ से ये आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर बेटा हम कुछ इनपुट डालेंगे, इनपुट मान लो बेटा, इनपुट हमने x डाल दिया, इसके अंदर x डाला। अब मशीन अलग अलग तरह की हो सकती है, इसके अंदर जैसे ही आपने x डाला, ठीक है ना, ये यहां से होता हुआ ऐसे ऐसे यहां से होता हुआ यहां से बाहर निकल कर आ जाएगा। अब मशीन इसके साथ क्या करती है, वो मशीन पे डिपेंड करता है। मान लिया ये मशीन ऐसी थी, जब इसके अंदर x गया बेटा, इसने x का क्यूब कर दिया। आर.डी. शर्मा सर ऐसे बता रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। जब इसके अंदर x डाला, इसने x का क्यूब कर दिया। अब उसके बाद जब ये सेकंड टर्म पर आया बेटा, इसने 3 से मल्टीप्लाई कर दी इसकी। पहले x का क्यूब कर दिया, जो डाला उसका क्यूब, फिर उसकी 3 से मल्टीप्लिकेशन, फिर यहां पर कुछ ऐड कर दिया बेटा। जब यहां पर पहुंचे तो उसने क्या कर दिया, मान लो 6 ऐड कर दिया या 5 ऐड कर दिया, तो बाहर क्या निकलेगा, 3x क्यूब प्लस 5, ये बाहर निकल गया। ये आपकी आउटपुट आती है, यहाँ पर आउटपुट ही आएगी ना मशीन से बाहर निकलते वक्त। ये इनपुट x डाला, x का बेटा उसने पता नहीं क्या क्या करके बेटा ये बना दिया, ये हमें आउटपुट मिलेगी। बहुत ही अच्छी। अब इस आउटपुट का नामकरण कर दिया गया। देखो इस आउटपुट को क्या कह दिया गया, y कह सकते हैं, 3x क्यूब प्लस 5। इस y की जगह हम fx भी लिख सकते हैं। आइलर ने कहा था, आइलर ने अभी बता कर आए थे। इसको हम ये भी लिख सकते हैं fx। ये किसका फंक्शन आ रहा है, x का। तो ठीक है जी, हमारे पास एक फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। फंक्शन एक मशीन है जिस मशीन के अंदर कुछ डालते हैं, मतलब इनपुट कहाँ से डालते हैं बेटा, डोमेन में से, ठीक है ना। वो क्या करती है, ऐसा काम कर देती है। अब एक बात याद रखना, डोमेन में से सारा का सारा इनपुट डालना होता है, ठीक है ना, सारा का सारा इनपुट डालना होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब जैसे गेहूं पिसवाने के लिए जाते हो, चक्की होगी ना, आटा पीसने वाली चक्की होती है, ओके ठीक है। उस चक्की के अंदर डालते हैं जो, ऐसा तो नहीं कि सब कुछ डाल दोगे, उसकी एक फिक्स डोमेन होती है। उसके अंदर आप क्या कहते हैं उसे, स्टोन नहीं डाल सकते, गेहूं ही डालोगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। मशीन के अंदर जैसे आप हो, आप एक मशीन हो, ठीक है, आप रोटी खा सकते हो, बर्गर, पिज़्ज़ा, ओके। क्या आप मिट्टी खा सकते हो? बचपन की बात छोड़ो, बचपन में खा लेते थे, मुझे पता है। अब की बात करो, क्या आप खा लेते हो? नहीं। क्या बजरी खा लोगे? बजरी, स्टोन होते हैं जो, नहीं खा सकते। तो आपकी डोमेन के अंदर क्या क्या जा रहा है, डोमेन में से क्या क्या इसमें डालेंगे या इसमें क्या क्या डालेंगे कि मशीन खराब नहीं होनी चाहिए जी, मशीन टूटनी नहीं चाहिए, मशीन सही सलामत रहनी चाहिए। खा तो लोगे, दिक्कत बनाकर खा लोगे, पेट का क्या हाल होगा। तो मशीन खराब नहीं होनी चाहिए। तो इनपुट क्या क्या डालेंगे, कैसे डालेंगे कि मशीन खराब ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है ना, ये यूं कहूँ कि देखना है ये फंक्शन है या नहीं।
फंक्शन कैसे लिख दिया मैंने बेटा, फंक्शन ए से बी जा रहा है, ठीक है ना। ए क्या है बेटा आपका पूरा रियल नंबर, ठीक है ना, और बी भी क्या है आपका पूरा पूरा रियल नंबर। फंक्शन में कैसा है, मशीन ऐसी है जो इसके अंदर डालते हैं तो 1/x बनता है। क्या ये फंक्शन बनेगा? फंक्शन के अंदर ये डोमेन सारा का सारा डलना चाहिए, याद है ना, डोमेन यही तो होता है फंक्शन के अंदर, सारा का सारा इसके अंदर डलना चाहिए। क्या आर सारा का सारा बेटा इसके अंदर डाल सकते हो, इसके अंदर बताओ? देखो बाकी सब जगह ठीक है, लेकिन बेटा ये आपका 0 पर नोट डिफाइंड है, 0 नहीं डाल सकते, तो यहाँ कह सकते हैं कि ये आपका फंक्शन नहीं है। एफ ए से बी, ए इक्वल टू आर, बी इक्वल टू आर, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। सो एफ एक्स इस, या यूँ कहें इसको चाहे y कह लो चाहे कुछ कह लो, तो एफ एक्स को मैं फंक्शन ही मानूंगा, इज नोट अ फंक्शन। अरे फंक्शन होता क्या है? फंक्शन वो है जिसका डोमेन बेटा सेट ए के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। अब मैंने सेट ए के अंदर से बेटा इसके अंदर एलिमेंट डाल डाल कर देखे, यहां पर 0 नहीं डाल सकते ना, देखो 1/0 आ जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, याद रखना। एक तो बेटा ये गड़बड़ है कहीं इन्फिनिटी ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर ना बन जाए। सर वो कैसे? अब देखो ध्यान से, एक फंक्शन और लिखते हैं, एक फंक्शन और लिखते हैं। एक आपको रिलेशन दी गई है एफ एक्स इक्वल टू √x, और f कहां से कहां जा रहा है, a से, a की बजाय बेटा आप r लिख लो, रियल नंबर से रियल नंबर। क्या इसके अंदर, क्या ये फंक्शन है? पहले बात तो ये बताओ फंक्शन है। सर फंक्शन कैसे चेक करेंगे? ये डालकर देखो बेटा इसके अंदर, अगर इसको डालने पर कोई प्रॉब्लम ना हुई तो वो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। जब इसको डालोगे तो इसके अंदर तो बेटा क्या है, -1 भी है ना। अब जब -1 डालोगे तो बेटा ये आयोटा बन जाता है, अगर आपको पता हो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारा जो वास्ता है बेटा वो रियल नंबर से है, कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा हो तो भी हम कहते हैं कि जो फंक्शन है बेटा वो -1 पर आपका नोट डिफाइंड। हमारे सिलेबस में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ नहीं खेलना, हम रियल नंबर के साथ ही खेलेंगे। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा हो या इन्फिनिटी बन रहा हो, तब वो वाला नंबर है उसकी डोमेन में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये डाल रहे हैं, देखो रियल के अंदर -1 होता है, -2, -3, -4 बहुत सारे होते हैं, तो ये आपके फंक्शन नहीं बन पाएंगे, ठीक है। एक हल्का सा क्वेश्चन देख लेते हैं, हल्का सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आया ये काम? ओके ठीक है, ओके। अब आपको ना मान लो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपका, ए सेट क्या है बेटा R, और बी सेट भी क्या है आपका R। एफ एक्स पहला बेटा एफ एक्स इक्वल टू x³, सेकेंड एफ एक्स इक्वल टू log x, थर्ड एफ एक्स ना, एफ एक्स की जगह ना चलो y लिख लो, फिर कहोगे सर एफ एक्स फंक्शन के लिए था, हमने y लिख दिया, ठीक है ना। अब बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। इक्वल टू 1/x - 1, फोर्थ है y इक्वल टू 1/x² + 1। अब चेक करो क्या ये फंक्शन है या नहीं है। अब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, इसके अंदर चाहे जो मर्जी डालो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले, इसके अंदर चाहे जो मर्जी नेगेटिव डालो कोई, कहाँ कहाँ पर चेक करना है, कहीं कॉम्प्लेक्स ना बन जाए और कहीं इन्फिनिटी ना बन जाए। इन्फिनिटी तो कहीं बनते ही नहीं है बेटा, ये चाहे जो मर्जी रियल में से डाल लो।
कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे नहीं बन रहा, ठीक है ना। सो बेटा ये फंक्शन है आपका। यहाँ पर देखो लोग के बारे में, लोग के अंदर नेगेटिव नहीं डाल सकते, लेकिन ये जनाब जी यहाँ से नेगेटिव डलवाना चाहते हैं। ए क्या है? रियल नंबर, उसके अंदर नेगेटिव भी है, तो लोग के अंदर आप नेगेटिव नहीं डाल सकते, गड़बड़ हो जाएगी, मशीन ब्रेक हो जाएगी। तो मशीन ब्रेक हो जाए तो गड़बड़ है ना, तो यहाँ पर सो नोट फंक्शन। और ये वाली बेटा इसके अंदर आप 1 नहीं रख सकते, जब 1 रखोगे तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो नोट फंक्शन, जैसे 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा? 1/0, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक। लिमिट होती है बेटा, वो भी अच्छे से कभी बताएंगे। तो यहां से लास्ट वाला ये, इसको कहीं दिक्कत आ रही है? नीचे वाला बेटा कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये x² हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 0 बनने के लिए बेटा इसको क्या होना चाहिए था? -1, तभी तो नीचे 0 होता। यहां पर नहीं, x² कभी भी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। अगर मैं रियल में से बात करूं तो ये 0 नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स कभी बनेगा नहीं, तो ये आपका फंक्शन बन गया। ऐसे चेक कर सकते हैं फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है, ठीक। अब एक और बात, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा टेस्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट। फंक्शन है या नहीं है, यहां से तो चेक कर लिया ना, डालकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए, ग्राफ, ठीक है ना, गिवन ग्राफ, तो लिख सकते हैं गिवन ग्राफ रिलेशन का है या फिर फंक्शन का, कैसे पता करें? कोई ग्राफ दे दिया आपको, मान लो यहां पर ग्राफ दे दिए बेटा, कुछ बताया नहीं, ग्राफ दे दिए बेटा, कुछ बताया नहीं, सिर्फ ग्राफ दे दिए, ठीक है, ठीक। और चलो ये 3 दे दिए, ठीक है। चेक करना है कि ये ग्राफ जो हैं वो फंक्शन के हैं या रिलेशन के हैं, ये बताना है आपने। तो इसके लिए बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ये लाइन है, इस लाइन को आपने ऐसे मूव करवा कर देखना है बेटा, ऐसे मूव करवा कर देखना है। अगर ये कर्व को 2 या 2 से ज्यादा बार कट कर जाती है तो बेटा वो फंक्शन नहीं है। अगर ये लाइन कहीं पर भी ड्रॉ कर लो, ऐसे बेटा मूव करवानी ऐसे, अगर कहीं एक जगह पर भी, कहीं एक जगह भी अगर ये इस कर्व को 2 पॉइंट, 2 से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई तो ये आपका फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। तो बेटा इस लाइन को ऐसे से मूव करवाओ, यहां पहुंची बेटा 2 पॉइंट पर कट कर रही है, यहां पर भी 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये नोट फंक्शन। इसको चेक करवाओ बेटा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है। अब बेटा जब यहां पर आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, इसको मूव करवाना, हर जगह बेटा एक पॉइंट पर ही कट कर रही है। देखो ये देखो, यहां पर एक पॉइंट, यहां एक, यहां एक, यहां एक, यहां एक, यहां एक। अगर सिर्फ और सिर्फ एक बार कट करे तो फंक्शन, अगर एक से ज्यादा बार कट कर जाए तो रिलेशन, नोट फंक्शन। तो बेटा ये आपका क्या है? फंक्शन, ये आपका नोट फंक्शन। तो यहां पर कैसे चेक करोगे? बहुत आसान है, लाइन ड्रॉ करो, इसको मूव करवा कर देखना है। अब जब मूव करवाओगे बेटा यहां पर देखना, जब यहां पर पहुंचेगी 2 जगह पर कट कर रही है, अगर ये 2 जगह पर कट कर रही है तो ये आपका नोट फंक्शन। अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है एग्जाम में तो वर्टिकल लाइन से आप चेक कर सकते हो कि वो फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। सो लिख सकते हो, अगर वर्टिकल लाइन
कर्व को हर जगह सिर्फ नहीं, ऐसे नहीं, अगर वर्टिकल लाइन को मूव करवाएं ऑन द एक्स एक्सिस और वो कर्व को ठीक है ना, कर्व को थ्रू आउट सिर्फ वन पॉइंट पर ही कट कर रही है, वन पॉइंट पर ही कट करे तो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। अब इसकी लैंग्वेज, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लिखने का, वो ये है कि अगर आप वर्टिकल लाइन को मूव करवाएं, ऐसे मूव करवाएं, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे, और वो कर्व को थ्रू आउट, मतलब जहां पे आप लेते हो, सिर्फ एक जगह पर कट कर रही है, हर पॉइंट पर वो एक जगह एक बार ही कट कर रही है, ठीक है ना। ये नहीं सर यहाँ पर भी कट कर गई, तो कोई बच्चा सोच सकता ना, सर देखो यहाँ पर भी कट कर गई, यहाँ पे कट कर गई, यहाँ पर भी कट कर गई, यहाँ पर भी कट कर ली। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर जगह पर वो सिर्फ एक बार कट कर रही है, हर जगह वो सिर्फ एक बार ही कट कर रही है, जब मूव करते करते वो सिर्फ एक बार कट कर रही है। समझ में आ रही है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो जैसा आपको चीज़ समझ में आई है, अदरवाइज काम ठीक है, ओके, ये हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा में से, इसी के ऊपर कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, इसी के ऊपर। तो बेटा आपको एक सेट ए दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट ए कौन सा है आपका, कह रहा है वो एक्स आ रहे हैं रियल नंबर में सच दैट x-1 से ग्रेटर या इक्वल और लेस देन इक्वल टू 1। सेट ए ये है और यही सेट बी है, दोनों ए और बी आप ऐसे लिख सकते हो। बी सेट बी क्या है आपका, वो एक्स रियल नंबर में से सच दैट -1 और 1 के बीच आ रहे हैं। और एक सेट सी लिया हुआ है बेटा, कह रहा है वो एक्स रियल नंबर में से सच दैट कि एक्स जो आपके 0 से बड़े हैं, ओके। उसके बाद उसने एक रिलेशन एस दी, कह रहा है वो एक्स वाई ए क्रॉस बी में जा रहे हैं सच दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक एस नोट है, एक्स को वाई बेटा वो आपस में रिश्तेदार हैं सच दैट ए क्रॉस सी में जा रहे हैं, कब, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आए। अब ये बताना है कि ऑप्शन हम यहाँ लिख लें, ठीक है ना, ऑप्शन सॉरी कहाँ पर आएंगे, चलो ए ऑप्शन लिखना है हमने, ए ऑप्शन आपका S defines a function from A to B. B option S naught defines a function from A to C. C option S defines has a, चलो लिख लो, has a function from A to C. D option S naught define has a function from
A to B। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। रिलेशन तो है, कॉमन सी बात है, रिलेशन तो है, ये बताने की ये वाली रिलेशन फंक्शन बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है जी। पहली बात बेटा, S जो जा रहा है ना वो A से B जा रहा है। S कहाँ से कहाँ जा रहा है? A से B जा रहा है। और S नोट A से C जा रहा है। ये कह रहा है S डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। हमें नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑप्शन देखो, S डिफाइन हैज अ फंक्शन फ्रॉम A टू C। A से C तो बेटा वो जा नहीं रहा ना, S A से C कहाँ जा रहा है? A से B जा रहा है, तो ये गलत है। ऐसे बेटा S नोट कहाँ से कहाँ जा रहा है? A से C जाएगा ना, A से B तो कभी नहीं जाएगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही गए। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या है। एक्चुअली ये आपको सर्कल दिया हुआ है। कौन सी बात है? सर्कल। देखो सर्कल, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। उससे पहले आपको A और B और C का पता होना चाहिए। A बेटा है क्या? A बेटा आपका एक क्लोज इंटरवल है -1 से जो 1 जा रहा है। देखो ना, कह रहा वो x सारे रियल नंबर है ना, रियल नंबर जो इसके बीच बीच में है, तो बेटा यही आएंगे। सेकंड भी बेटा B भी यही है। और आपका C क्या है? C कह रहा वो रियल नंबर जो 0 और 0 से बड़े हैं, तो बेटा यही आएगा। ठीक है, अब S को बनाने की कोशिश करते हैं और S नोट को, S को बनाओ बेटा, S को बनाओ यहाँ से, ये लो। ठीक है, ये लो। सर्कल तो है, चलो सर्कल बना लो। रेडियस कितनी है बेटा? 1। सेंटर कितना है? 0 0। देखो जब आप इस रिलेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हो, मैंने सिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, तो बेटा आपने A कहाँ लेना होता है? A आपने यहां लेना होता है। ठीक है, A आपने यहां लेना होता है और B आपने बेटा इधर लेना होता है। ठीक है, अब आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। बेटा पहला जा रहा है A से B, A से B -1 से 1। उससे पहले बेटा सर्कल को देखो, सर्कल का बेटा रेडियस 1 है ना, तो ये पॉइंट आपका 1 0 आएगा, ये पॉइंट -1 0 आएगा, ये 0 -1 आएगा और ये 0 आपका 1 आएगा। तो कहां से कहां जा रहा है? A से B जा रहा है। A कितना है? -1 से 1, यानी कि A आपने इधर लेना था ना इसके ऊपर, और कितना लेना है? -1 से 1, यानी कि सारा का सारा आएगा -1 से 1, ये सारा का सारा डालेंगे। ठीक है, अब B कितना है? B भी -1 से 1 है, तो B बेटा यहां लेना होता है -1 से 1, ये लो, B भी चला गया। ठीक है, ये B है, ये A है, तो इसके अंदर अंदर ही बेटा सर्कल सारा का सारा कवर हो चुका है। ठीक है ना, अब दूसरा ड्रॉ करते हैं S नोट। S नोट जब ड्रॉ करोगे तो बेटा तब क्या करोगे? S नोट को सर्कल तो ड्रॉ कर लो ना, एक बार सर्कल तो ड्रॉ कर लो। अब देखो ये आपका 1 0, ये -1 0, ये आपका -1 और 0,1 और ये 0,-1। ठीक है, A कितना है बेटा? A तो बेटा यहाँ पर भी सेम है ना, A तो बेटा -1 से 1 ये सारा है, यानी कि X तो ये सारा का सारा डालेंगे। ठीक है ना, Y कहाँ से कहाँ आएगा? Y कहाँ से कहाँ आएगा बेटा? Y है C आपका, C, तो ये है बेटा आपका 0 से इन्फिनिटी। C क्या है बेटा आपका? 0 से इन्फिनिटी, यानी कि इसमें y की नेगेटिव वैल्यू तो कभी आएगी नहीं, यानी कि नीचे वाला पोर्शन तो कभी आएगा नहीं। जब y की नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो बेटा ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप? बात समझ में आएगी नहीं? ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप? जब y की नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं तो ग्राफ कब ड्रॉ करते थे? x की वैल्यू डालते थे और y की वैल्यू मिलती थी, तो ग्राफ ये बनेगा ना। अब दोनों के ग्राफ आपके पास ड्रॉ हो चुके हैं, एक बार फिर देख लो। यहाँ पर क्या था? x आपका ये आ चुका है, A, ये B आ चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर जब ये B है तो यहाँ पर बेटा y की नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगी, देखो यहाँ पर, तो ग्राफ बनेगा ना। लेकिन यहाँ पर आपका C है ही 0 से इन्फिनिटी, तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर मिलेगी आपको?
तो नीचे वाला ग्राफ आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब ग्राफ जब दिए हों आपको, चेक कर सकते हो कि वो रिलेशन है या फंक्शन। हाँ जी सर कर सकते हैं। कैसे सर? एक लाइन ड्रॉ करो, इसको मूव करवाओ। जैसे मूव करवाओगे तो बेटा देखो यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है। दो जगह जब कट करती है तो वो आपका फंक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन होती है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो पहले वाला बेटा कौन सा था? एस फंक्शन नहीं है, एस नोट आपका फंक्शन है। ऑप्शन ये आ जाएगा। क्यों सर? चेक करके देख लो, जैसे मूव करवाओगे बेटा एक जगह पर ही कट करेगी, तो वो आपका क्या है? फंक्शन। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। और धीरे धीरे पकड़ते बेटा इतने अच्छे क्वेश्चनों को हमने कर लिया। बच्चे क्या सोचते हैं कि सर थ्योरी मत करवाओ। ना जी ना, थ्योरी तो हमने करनी ही नहीं। और जब थ्योरी नहीं करनी और फिर क्वेश्चन सर हमसे होते नहीं, ऐसी ट्रिक बताओ थ्योरी करनी ना पड़े और क्वेश्चन हो जाए। बेटा जो स्कूल के टीचर होते हैं ना, कहना तो नहीं चाहिए, वो थ्योरी स्किप करवा देते हैं ज़्यादातर, सभी नहीं, बहुत अच्छे भी हैं। क्यों? उनका रीज़न पता क्या है? बच्चे चाहते नहीं हैं, बच्चे ये चाहते हैं कि हमें क्वेश्चन करवा दो सीधे मैथ में, थ्योरी से तो हमारा कोई लेना देना ही ना हो। बचपन में वो काम ठीक था, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन चलती थी, यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पकड़ा हुआ है तो क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। सो हमेशा थ्योरी के ऊपर फोकस करो। अगर आप जेईई मेंस एडवांस क्लियर करना चाहते हो, अगर आप +2 में बहुत ही अच्छे मार्क्स चाहते हो, देखो कई बच्चों के मार्क्स रट्टा लगा कर भी आ जाते हैं, लेकिन जब सीख कर मार्क्स आते हैं तो उसका फ़ायदा है, आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि सीखना कैसे है, सीखने की आदत लग जाएगी आपको, तो वो आदत आपको थ्रू आउट लाइफ काम आएगी, ठीक है। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करो, ज़्यादा मसाला मत लिया करो, ठीक है ना। कई बार कंसेप्ट को ज़्यादा मसाले के साथ दिया है, थ्योरी छोड़ देते हैं। थ्योरी मत छोड़ना, क्वेश्चन करो अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी जरूर करो, ठीक है। टेक केयर।